हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, सफलता जो है, सफलता आपके किस्मत से नहीं, सफलता आपके काबिलियत, आपकी मेहनत और आपके समर्पण से मिलती है। दोस्तों, तो हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए कि हमको निकालना है तो निकालना है, हमसे निकलेगा तो हमसे निकलेगा। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से तैयारी करना है, कभी नेगेटिव माइंडसेट में नहीं जाना है। दोस्तों, हमेशा एक बात मेरा याद रखिएगा, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू सीरीज। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। कहता है कि निम्न पर्वतों को पूरब से पश्चिम की ओर सजाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आजकल जो है आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। निम्न पर्वतों को पूरब से पश्चिम की ओर सजाएं। दे रहा है नामचे बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू। सेकंड दे रहा है मकालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचे बरवा। याद रखिएगा, नामचे बरवा। ठीक है, नामचे बरवा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, आपको पूरा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण डायरेक्शन ज्योग्राफी का दिमाग में चाहिए, मतलब नहीं तो क्वेश्चन जो है जानकारी रहते हुए भी क्या हो जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, तो पहला ही क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसका जो आंसर होगा, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा क्या, ये नंबर। दोस्तों, आपको पता है कि अगर अगर हम लोग बात करते हैं, अगर पहले तो फिगर से हम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये सब, और यहाँ से एग्जामिनर जो है आपको फंसा देता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग हिमालय को 4 खंडों में बांटते हैं: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसी क्रम में जो बृहद हिमालय है या महान हिमालय है, इसका जो विस्तार जो है आपको यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि महान हिमालय का विस्तार आपसे क्या कर रहा है दोस्तों, पूछ रहा है। अब देखिए, यहां से हम लोग को समझना है, यहाँ जगह कम है इसलिए एक लाइन आपको हम खींच देते हैं। याद रखिएगा, हिमालय का जो बृहद हिमालय का जो विस्तार है कुछ इस तरीके से है, आपको यहां तक याद रखिएगा। तो इसमें आपको यहाँ पर नंगा पर्वत है, याद रखिएगा, नंगा पर्वत। ठीक है, ये कहां पर है, याद रखिएगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में वहां पर है। उसके बाद उत्तराखंड में आइए, तो उत्तराखंड में आपको कामेत है, कामेत पर्वत, ये पूछ चुका है दरोगा में। कामेत है, त्रिशूल है, ये सबको याद रखिएगा। कामेत है, त्रिशूल है, याद रखिएगा, नंदा देवी है। ये तीनों कहां पर है, तो ये तीनों है आपका उत्तराखंड में। कहां पर, उत्तराखंड में। ये दरोगा में पूछ चुका था कि कामेत पर्वत कहां पर है, तो उत्तराखंड में। उसके बाद नीचे आइए तो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा याद रखिएगा, अन्नपूर्णा, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, धौलावीरा। फिर उसके बाद आपको क्या है, इंपॉर्टेंट है, मकालू, मकालू याद रखिएगा। तो ये सभी जो है आपको, ये अन्नपूर्णा, धौलावीरा, ये नेपाल में है, याद रखिएगा। मकालू जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो मकालू है दोस्तों, याद रखिएगा, मकालू जो है ये नेपाल और चीन के पास है, नेपाल और चीन के पास है। और उसके बाद जो है एवरेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, एवरेस्ट, ये भी नेपाल और चीन के, इधर चूंकि नेपाल इधर चीन है। और याद रखिएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है ये कहां पर है, तो ये सिक्किम में है। कंचनजंगा पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो सिक्किम में। और इधर में आओगे तो नामचे बरवा है, नामचे बरवा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, तो एवरेस्ट जो है नेपाल में, इधर चीन है, तिब्बत है, तिब्बत और इधर नेपाल के बीच में है। ठीक है, और मकालू भी नेपाल और चीन के बीच में। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे भाई, पूछ रहा है आपसे पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम, इधर में कौन है, नामचे बरवा। उसके बाद कौन है, कंचनजंगा। देखो, नामचे बरवा, कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट और मकालू। तो याद रखिएगा, ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नंगा पर्वत पीओके, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी उत्तराखंड, अन्नपूर्णा, धौलावीरा ये नेपाल में, याद रखिएगा। मकालू नेपाल और चीन, एवरेस्ट जो है नेपाल और चीन, तिब्बत वाला एरिया, कंचनजंगा सिक्किम। और नामचे पर्वत जो है बेसिकली ये भी तिब्बत वाला रेंज, चाइना रेंज में आता है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा सटता है। तो ये सबको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज आपको दिमाग में रखना है। नंगा पर्वत, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलावीरा, मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचे बरवा, इसको याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा, कंचनजंगा है। याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है,
कंचनजंगा, क्योंकि ये निर्विवाद रूप से हमारे भारत में है। ठीक है, अगर पूछेगा कि भारत में सर्वोच्च चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखिएगा भारत में सबसे ऊंची चोटी दोस्त, याद रखिएगा ये होगा कौन, केटू या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये काराकोरम रेंज में है गॉडविन ऑस्टिन, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन, ये काराकोरम का हिस्सा है, लेकिन ये पीओके वाला एरिया है इसलिए थोड़ा सा ये विवादित है। तो आपको याद रख लेना है, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा, भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो केटू गॉडविन ऑस्टिन, केटू या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और एवरेस्ट क्या है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट जो है दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी आप याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या मारिएगा, एवरेस्ट, जो हमारे हिमालय का क्या है, हिस्सा है। लेकिन चूंकि ये तिब्बत और नेपाल के रेंज में है इसीलिए याद रखिएगा भारत में नहीं पड़ता है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये सब याद रखिएगा, परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। कहता है किस अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं, भाबरू स्तंभलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, नासिक अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ऐसा अभिलेख जिसमें किसी भी तिथि का वर्णन नहीं है, कोई उसमें डेट का वर्णन नहीं है, क्या होगा, इसका जो आंसर होगा दोस्त हाथी गुम्फा अभिलेख होगा। याद रखिए कौन सा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भाबरू स्तंभलेख में अशोक स्वयं को मगध का सम्राट कहता है, अशोक स्वयं को मगध का सम्राट कहता है, स्वयं को मगध का सम्राट कहता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक जो है किस अभिलेख में अपने आप को मगध का सम्राट कहता है, तो भाबरू स्तंभलेख। और याद रखिएगा जो हाथी गुम्फा अभिलेख है दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें कोई तिथि का वर्णन नहीं है। और याद रखिएगा तिथि का वर्णन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और कलिंग राजा खारवेल, ये अभिलेख किसका है, तो याद रखिएगा कलिंग राजा खारवेल, ये किसका अभिलेख है, तो कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें किसी भी प्रकार का तिथि का वर्णन नहीं है। अगर आपसे पूछेगा दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतवर्ष शब्द कहां देखने को मिला है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में देखने को मिला है, इसको भी याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि कलिंग राजा खारवेल, ये जो खारवेल है ये किस वंश के थे, तो याद रखिएगा खारवेल जो थे ये चेदी वंश के थे। ठीक है, चेदी वंश के। और चेदी वंश के संस्थापक, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है कि चेदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो क्या मारिएगा, महामेघवाहन। इसीलिए चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा तिथि का इसमें कोई उल्लेख नहीं है, भारतवर्ष सब देखने को मिला है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित है। और ये कलिंग राजा खारवेल कौन सा वंश के थे, तो चेदी वंश के थे। और चेदी वंश के संस्थापक कौन थे, महामेघवाहन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बीपीएससी क्या किया है, पूछ चुका है। और दरोगा में भी यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। और नासिक अभिलेख का संबंध कौन से शासक से है मेरे भाई, तो गौतमी बलश्री। कौन से शासक से है, तो याद रखिएगा गौतमी बलश्री। तो ये सभी आप परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्राचीन भारत के स्रोत से क्वेश्चन आपको दरोगा में बीपीएससी में देखने को मिल जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। कहता है कि हॉर्निबल त्योहार है, ये हॉर्निबल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड, गोवा, तमिलनाडु। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है, नागालैंड, गोवा, तमिलनाडु, याद रखिएगा असम। इसमें से आपको बताना है कि कौन से त्योहार, हॉर्निबल त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हॉर्निबल त्योहार जो मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये आपको दरोगा के एग्जाम में क्या होता है कि त्योहारों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। आपको जो हॉर्निबल त्योहार, अच्छा हॉर्निबल त्योहार को त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पूछ सकता है आपसे कि किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहते हैं, तो नागालैंड हॉर्निबल त्योहार को कहते हैं। और गोवा में
ये आपको CHSL SSC एग्जाम में पूछा था कि सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्त, थाईपुसम त्योहार, इसको भी सुधार लीजिएगा। थाईपुसम त्योहार जो है, थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। और याद रखिएगा भोग बिहू, याद रखिएगा भोग बिहू, भोग बिहू त्योहार जो है, याद रखिएगा भोग बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो भोग बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। और ये सभी परीक्षाओं में आपसे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, आपको दिमाग में रखना है। त्रिशूर पूरम, ठीक है, ये भी त्योहार पूछे जाते हैं कि त्रिशूर पूरम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो त्रिशूर पूरम त्योहार कहाँ मनाया जाता है मेरे भाई, केरल में। और केरल में ही कौन सा एक फेमस मंदिर है, तो याद रखिएगा सबरीमाला का मंदिर है। सबरीमाला का मंदिर कहाँ पर है, केरल में, जो भगवान अयप्पा का है। भगवान अयप्पा का क्या है, ये मंदिर है, इसको भी याद रखिएगा, भगवान अयप्पा, भगवान अयप्पा का मंदिर है। काफी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। अच्छा एक और है पोंगल त्योहार। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो पोंगल याद रखिएगा तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। यहां से एक क्वेश्चन आपको दरोगा में देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। आजकल कोई ठीक नहीं है कि दरोगा में ही मिलेगा, BPSC में भी मिल सकता है। आजकल क्वेश्चन जो है ये सब याद रख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। थाईपुसम, तमिलनाडु, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आगे कहता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत बिहार के गया में नहीं है, प्रेतशिला पर्वत, ये ब्रह्मयोनी है, ब्रह्मयोनी पर्वत है। कौन सा पर्वत है बॉस, ब्रह्मयोनी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है, और ये मंदार है, मंदार है, मंदार पर्वत। आपको इसमें बताना है कि कौन सा पर्वत बिहार के गया में नहीं है, प्रेतशिला पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, मंदार पर्वत। इसमें एक्चुअली में आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा मेरे भाई मंदार पर्वत। मेरे भाई इस तरीका के क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। पिछला दरोगा में मंदार पर्वत के बारे में पूछा था, तो मंदार पर्वत कहाँ है मेरे भाई, तो याद रखिएगा मंदार पर्वत बांका में है। कहां पर है, बांका में। तो प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी और डुंगेश्वरी, डुंगेश्वरी के बारे में भी पूछ चुका है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी के पर्वत के बारे में BPSC पूछा है। तो याद रखिएगा प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी और डुंगेश्वरी, ये सभी कहां पर है, ये सभी जो है आपका गया में है, इसको लिख लीजिएगा। और आपको मंदार पर्वत बांका में, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई। बिहार का भी हम लोग तुरंत सीरीज लेकर आने वाले हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफी फायदेमंद होगा दोस्तों। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, और जो जो चीजें आपके लिए इकट्ठा ला रहे हैं, बता रहे, उसको लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, बहुत फायदा करेगा दोस्तों। अगर ये सब हम ला रहे ताकि आपको परीक्षाओं में ये सब क्या कर सके, अच्छा से सॉल्व कर सके, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं हो। तो अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो बीच बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए भाई, ताकि हम लोग को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि बिहार के किस जिला की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्णिया। बताइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार को लेकर चलना है, चाहे दरोगा हो चाहे BPSC हो। जब तक आप बिहार को लेकर नहीं चलोगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन का लफड़ा हो सकता है, याद जान लीजिए, लॉस हो सकता है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा पूर्णिया। दोस्तों एक चीज बताते हैं आपको कि मान लीजिए, सपोज कीजिए, जो है ना, सपोज कीजिए कि इधर नेपाल है, ठीक है, नेपाल है, और मतलब बिहार के उत्तर में कौन सा है, नेपाल, जिसके साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा एक जिला है बिहार में जो नेपाल से टच करता है, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। फिर कौन सा है चंपारण, पूर्वी चंपारण है, ठीक है, पूर्वी चंपारण है। फिर क्या है, सीतामढ़ी है, कौन है, सीतामढ़ी है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, मधुबनी है, क्या है, मधुबनी है। मधुबनी के बाद क्या है मेरे भाई, सुपौल है, सुपौल है। मधुबनी के बाद कौन है, सुपौल है। और सुपौल के बाद कौन है, अररिया है। और अररिया के बाद कौन सा है, तो याद रखिएगा किशनगंज। तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, बोलिए, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये नेपाल से टच करने वाले क्या हैं, जिला हैं, याद रखिएगा। तो इसमें क्या आंसर होगा, पूर्णिया। एकदम से इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ध्यान रखना है सर, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और आपको बता दें कि इधर पश्चिमी चंपारण में, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी पाई जाती है, याद रखिएगा। सोमेश्वर की पहाड़ियां कहां पर है,
तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में है। और पश्चिमी चंपारण में भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत का एकमात्र जो है टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कहां पर है? पश्चिमी चंपारण में। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। दोस्तों एक चीज और पूछे जाते हैं कि जैसे वाल्मीकि हमारा जो है एकमात्र टाइगर रिजर्व है और बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व जो है कैमूर में बनने जा रहा है। कहां पे बनने जा रहा है? कैमूर में बनने जा रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी आपको याद रख लेना है। अच्छा, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसको कहते हैं वाल्मीकि, इसी को कहते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है और इसका जो कुछ हिस्सा जो है वाल्मीकि जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इसका कुछ हिस्सा नेपाल में चला गया है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का जो नेपाल में हिस्सा चला गया है उसको कहते हैं चितवन राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि याद रखिएगा, जो वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका कुछ हिस्सा नेपाल में चला गया है, तो याद रखिएगा कौन सा वहां पे है, उसका नाम चितवन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये पूछता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का जो नेपाल में हिस्सा चला गया उसको क्या कहते हैं? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। और याद रख लेना मेरे भाई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सब याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण। तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार का कौन है? पश्चिमी चंपारण। ये सब बिल्कुल आपके दिमाग में रहना चाहिए एज ए स्टूडेंट। आपको बिहार के एग्जाम के लिए ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको दिमाग में रखना होगा। और बार बार वीडियो को देखिएगा और जहां आपको कुछ लिखवाया जाए तो उसको कॉपी पर लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक और पश्चिमी चंपारण में ही याद रखिएगा एक मिट्टी पाई जाती है, पेडमोंट मिट्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि पेडमोंट मिट्टी कहां पाई जाती है, तो क्या मारिएगा आपको? ये पश्चिमी चंपारण। चलते हैं आगे। कहता है कि सरोच्छत्रांतक और एकराट किसे कहा जाता है? काफी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरोच्छत्रांतक और एकराट किसे कहा जाता है? शिशुनाग, महापद्म नंद, ठीक है, और ये है घनानंद, ठीक है। तो बताइए सरोच्छत्रांतक और एकराट किसे कहा जाता है? शिशुनाग, महापद्म नंद, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इसका जो आंसर होगा मेरे भाई महापद्म नंद। आपको पता है कि मगध पर शासन करने वाले वंशों में याद रखिएगा कौन सा वंश में आते हैं? इंपॉर्टेंटली हर्यक वंश। उसके बाद कौन आते हैं? शिशुनाग वंश। और उसके बाद कौन आते हैं? नंद वंश। और उसके बाद आते हैं नंद वंश का मतलब अंतिम शासक घनानंद का हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। और याद रखिएगा नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद। और मौर्य वंश के तो चंद्रगुप्त मौर्य थे ही। तो ये जो महापद्म नंद थे सर, ये पूरा क्षत्रियों को क्या कर दिए? नाश कर दिए। तो क्षत्रियों को नाश करने के कारण इनको सर्वक्षत्रांतक कहा जाता है। यानी कि पूरा ये शूद्र जाति से रहे ये, ठीक है, महापद्म नंद जो रहे वो शूद्र जाति से रहे और इन्होंने पूरा क्षत्रियों को क्या कर दिया भाई? नाश कर दिया। इसीलिए इनको सर्वक्षत्रांतक और दूसरा परशुराम कहा जाता है। महापद्म नंद को सर्वक्षत्रांतक और दूसरा परशुराम कहा जाता है, क्योंकि परशुराम ने भी क्या किया? परशुराम भगवान ने भी पूरा क्षत्रियों को क्या कर दिया था? नाश कर दिया था। और ये दूसरा व्यक्ति रहे जिन्होंने पूरा क्षत्रियों को नाश किया, इसीलिए इनको दूसरा परशुराम भी कहा जाता है, सर्वक्षत्रांतक भी कहा जाता है, एकराट भी कहा जाता है। दोस्तों भारत जो है याद रखिएगा कि अगर इसको हम नॉर्मली अगर इसको समझाने का प्रयास करें तो याद रखिएगा इस पूरे अखंड भारत पर, इधर है पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, और इस सभी क्षेत्रों पर जो राज करता था, यानी कि पूरे जो विशाल इस जम्बू द्वीप का जो शासक होता था उसको एकराट कहा जाता था, उसको चक्रवर्ती कहा जाता था।
तो याद रखिएगा एकराट, तो सर्वछत्रांतक और एकराट किसे कहा जाता था? तो महापद्म नंद को कहा जाता था। और इसी ने क्या किया था? नंद वंश का स्थापना भी किया रहा। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और इसी को हराकर याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का क्या किया था? स्थापना किया था। और इसी घनानंद के समय सिकंदर ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। तो ये सभी आप जान लीजिए, ये वंश का थोड़ा सीक्वेंस याद रखिएगा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो ये सभी परीक्षाओं में जो है आपसे पूछे जाते हैं कि मगध पर शासन करने वाले वंशों को सही क्रम में क्या करें? सजाएं। तो ये सभी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी दिन कौन होता है? सबसे बड़ा दिन कौन होता है? ठीक है, या दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है पिछला बार, ठीक है, मेंस में शायद आया था कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी दिन कौन होता है? 21 जून, 22 सितंबर, 21 मार्च, 28 सितंबर। क्या होगा इसका आंसर? आपको पता है, होगा ही आंसर 21 जून। मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे, यहां से ढेर सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको पता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, और 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं बॉस? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिण को, 23.5 डिग्री दक्षिण यानी साउथ को कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और याद रखिएगा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री साउथ को हम लोग कहते हैं अंटार्कटिका। क्या कहते हैं सर? अंटार्कटिका, ठीक है। और याद रखिएगा ऊपर में 66.5 डिग्री को, ऊपर में 66.5 डिग्री नॉर्थ को, ऊपर में 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो इसको भी हम लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े ही होंगे। दोस्तों यहां पर मेरा बताने का ये कारण है कि क्या होता है कि यहां पर देखिए यहां पर क्या होता है, विषुवत रेखा पर क्या होता है, जब सूर्य लंबवत पड़ता है, जब सूर्य मान लीजिए कि विषुवत रेखा पर, ये हमारे सूर्य हैं और विषुवत रेखा पर क्या होंगे, ये लंबवत पड़ेंगे। तो याद रखिएगा 21 मार्च, इस दिन को याद रखिएगा, 21 मार्च को क्या होता है, विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। याद रखिएगा 21 मार्च को विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। और फिर मार्च के बाद सूर्य जो है उत्तरायण होने लगते हैं, और उत्तरायण होने लगते हैं यानी उत्तर की ओर सूर्य जाने लगते हैं। तो याद रखिए 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ते हैं, जिसके कारण 21 मार्च को दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। उसके बाद सूर्य उत्तरायण की ओर जाते हैं और 21 जून को पहुंचते हैं कहां पर? याद रखिएगा 21 जून को पहुंचते हैं कर्क रेखा पर। ये कर्क रेखा है, 21 जून को ये पहुंचते हैं कहां पर? कर्क रेखा पर। तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को, क्योंकि 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ते हैं, जिसके कारण 21 मार्च को जो है दिन और रात की अवधि बराबर होती है। उसके बाद सूर्य जो है उत्तरायण होने लगते हैं इसके बाद सूर्य किधर होने लगेंगे? उत्तरायण। और 21 जून को ये पहुंच जाएंगे आपको कर्क रेखा पर, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और इसके बाद सूर्य जो है फिर से यहां से बैक करने लगते हैं विषुवत रेखा पर, और फिर यहां पर लंबवत आते हैं। तो यहां पर आएंगे तो 23 सितंबर, इसको याद रखिएगा। कौन सा डेट? 23 सितंबर। तो याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि, दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। दिन और रात की अवधि, दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। याद रखिएगा दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर। इसीलिए जो है 21 मार्च को हम लोग बसंत विषुव, ठीक है, कौन सा विषुव? बसंत विषुव कहते हैं, बसंत विषुव। और 23 सितंबर वाले दिन को याद रखिएगा, 23 सितंबर वाले दिन को हम लोग क्या कहते हैं? शरद विषुव, ठीक है, शरद विषुव। अब देखिए यहां पर से 21 मार्च से विषुवत रेखा पर रहते हैं सूर्य लंबवत, तो बड़ा दिन और रात की अवधि बराबर होती है। फिर ये उत्तरायण हुए 21 जून को, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन हुआ, फिर वो वापस सूर्य आए
और लंबवत कहां पड़े, विषुवत रेखा पर, तो 23 सितंबर को भी दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अब फिर उसके बाद ये दक्षिणायन होने लगते हैं और 22 दिसंबर को आ जाते हैं, 22 दिसंबर को कहां पे आ जाते हैं, मकर रेखा पर। तो याद रखिएगा ये दक्षिणी गोलार्ध पे आ जाते हैं। तो याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध पे। तो याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है भाई साहब। और इस बार सिलेक्शन लेना है और किसी भी हाल में इस बार राजगीर ट्रेनिंग सेंटर भी जाना है और गया में पदाधिकारी बीपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर है विपाड, वहां भी जाना है मेरे भाई, ठीक है। तो मन में हौसला रख के तैयारी कीजिएगा और हमारा चैनल बहुत ही आप लोग को इसमें योगदान देने वाला है, याद रखिएगा। तो ये सभी फैक्ट आपके दिमाग में रखना मेरे भाई कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च को हम लोग कहते हैं बसंत विषुव और 23 सितंबर को कहते हैं हम लोग शरद विषुव, ठीक है। अगर इसमें भी क्वेश्चन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दे तो याद रखिएगा 21 जो जून होते हैं उसको कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। क्या कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत, ठीक है, अयनांत। और याद रखिएगा 22 दिसंबर जो दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को हम लोग कहते हैं शीत अयनांत। तो इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी दिमाग में रखना है। और प्लीज एक कागज कॉपी लेकर इसको नोट डाउन भी करते रहिए या वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, काफी आपको फायदा देने वाला है। और ये तो दरोगा में आया भी था। चलिए आगे आते हैं। गंगे कोंडचोलपुरम को चोलों की नई राजधानी किसने बनाया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, दरोगा में, ठीक है। राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजा राज प्रथम, आदित्य प्रथम, क्या होगा। काफी प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि प्राचीन भारत में चोल विजयनगर से क्वेश्चन आपको आने का पूरा संभावना रहता है। तो गंगई कोंडचोलपुरम को चोलों की नई राजधानी किसने बनाया, राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजाराज प्रथम, आदित्य प्रथम, क्या होगा सर। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि चोल तो दक्षिण भारत में राज कर रहे थे, लेकिन ये जो है आपको राजेंद्र प्रथम नाम का चोल शासक, राजेंद्र प्रथम नाम का क्या किया, चोल शासक दक्षिण भारत से उत्तर भारत में पश्चिम बंगाल में पहुंच जाता है, बंगाल में, और बंगाल के शासक महिपाल को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। यानी कि दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत में प्रवेश करने वाला शासक भी कौन था, राजेंद्र प्रथम। और ये गंगा नदी को पार करके यहाँ पर पहुंचता है, गंगा नदी को पार करके आपको बंगाल में पहुंचता है। और इसीलिए वह जो है उपाधि भी लेता है। वो अगर पूछेगा कि गंगे कोंडचोल की उपाधि किसने लिया था, तो राजेंद्र प्रथम ने लिया था। और क्योंकि इसने गंगा नदी को पार किया, दक्षिण भारत का शासक, और गंगा नदी पार करके आपको क्या बंगाल में जब पहुंचता है और वहां के शासक महिपाल को क्या करता है, पराजित करता है, तो ये उपाधि लेता है गंगे कोंडचोल। और गंगे कोंडचोल ये जो राजेंद्र प्रथम था, तो इसीलिए बंगाल में उसने उसको नाम दे दिया गंगे कोंडचोलपुरम, और उसने चोलों को क्या कर दिया, राजधानी बना दिया। काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सर कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, चोल वंश के संस्थापक थे कौन, विजयालय। आपने पढ़ा होगा चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय। अच्छा एक चीज और यहाँ बताइएगा, इस चोल वंश की जो राजधानी थी तंजावुर तमिलनाडु वाले एरिया में, याद रखिए राजधानी थी इनकी। और याद रखिएगा जो राजेंद्र प्रथम रहे, ये पूरा श्रीलंका पर क्या कर लिए थे, अधिकार कर लिए थे। राजेंद्र प्रथम जो है ये पूरा श्रीलंका पर क्या कर लिए थे, अधिकार कर लिए थे, श्रीलंका पे कब्जा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा करने वाला पहला चोल शासक कौन था, तो राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम जो रहा, इसने क्या किया कि श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा किया, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा किया, उत्तरी भाग पर, ठीक है। तो याद रखिएगा पूछे कि श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा करने वाला चोल शासक कौन था, तो क्या मानिएगा राजाराज प्रथम। और पूरे श्रीलंका पर कब्जा करने वाला चोल शासक कौन था,
राजेंद्र प्रथम। और आपको इस बार सचिवालय सहायक एग्जाम में पूछा था कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, राजा राज प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर भी किसने बनाया था, तो राजा राज प्रथम। तो ये परीक्षाओं में अक्सर आपसे क्या करता है, पूछते रहता है, तो ये सभी चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, राजधानी तंजावुर। राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंडचोल को उपाधि लिया और उसने गंगई चोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाया। और राजेंद्र प्रथम पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा करने वाला चोल शासक राजा राज प्रथम। और इसी ने कौन सा मंदिर बनाया, तो याद रखिएगा, इसने थोड़ा टेक्निकल एरर आ गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब जो है आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है कि दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था, दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक है ये, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। बलबन इनमें से कोई नहीं, बलबन इनमें से कोई नहीं, याद रखिए। नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी शायद आया हुआ ही है एग्जाम में, याद रखिएगा दोस्तों। एक बात याद रखिएगा कि हम लोग जो भी क्वेश्चन लाते हैं वो मतलब जो आने का संभावना रहता है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। मार्केट से ले जाकर उठाकर और आपको क्वेश्चन नहीं बना देते हैं, काफी उस पर स्टडी होता है, तब क्वेश्चन आपके सामने हम पेश करते हैं दोस्तों। बताइए दीवाने कोही, तो दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था दोस्त, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक भी कुछ विभाग की स्थापना किए थे, याद रखिएगा दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान जो आपको पता है सर कि जो है तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो दासों को रख रखवाली करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान बनाया था। याद रखिएगा दीवाने खैरात, दीवाने खैरात जो था एक विभाग था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ये दान विभाग था। कौन विभाग था, दान विभाग, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने ही दारुल सफा बनाया था, दारुल सफा ये जो था एक चिकित्सालय था जहां पे चिकित्सा किया जाता था, जो गरीब थे या लोगों का चिकित्सा करवाने के लिए उसने विभाग बनाया था। तो ये सभी जो है आपके परीक्षाओं में प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। अगर पूछेगा कि नहरों का, सिंचाई के लिए नहरों का सबसे पहले निर्माण, सिंचाई के लिए नहरों का सबसे पहले निर्माण करने वाला सल्तनत काल का सुल्तान, तो नहरों का सबसे पहले निर्माण किसने किया, कौन सा, तो गयासुद्दीन तुगलक। तो आपको पता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का क्या था, संस्थापक था। अगर पूछेगा कि नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने वाला सुल्तान कौन था, तो याद रखिएगा नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने वाला सुल्तान कौन था, नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने वाला, याद रखिएगा कौन था, फिरोज शाह तुगलक मेरे भाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिएगा। बलबन ने भी एक विभाग बनाया था, याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, दीवाने अर्ज, याद रखिएगा दीवाने अर्ज विभाग किसने बनाया था, बलबन। और ये कैसा विभाग था मेरे भाई, तो सैन्य विभाग था, ठीक है। ऊपर नीचे बायोडाटा अच्छा से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछेगा ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग अगर अच्छा से पढ़ाई करके जाएंगे तो क्वेश्चन को क्या कर लेंगे भाई, पकड़ लेंगे। बात समझ रहे, तो दीवाने कोई ये सब याद रख लेना सर कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन विभाग बनाया था, उस विभाग का क्या मतलब रोल था, ये सब आपको। नहरों का सबसे पहले निर्माण करवाने वाला सुल्तान गयासुद्दीन, और नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। तो ये सभी परीक्षाओं में आपसे पूछ दिए जाते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला सुल्तान कौन था, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन इनमें से कोई नहीं। बताइए बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर सर, बताइए। इसका जो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है अस्थाई सेना रखना शुरू किया था
और बहुत ज्यादा सेना थी उसके पास, और सेना को नगदी वेतन देता था, नगद में वेतन देता था, और वेतन बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होते थे। तो उसने क्या किया कि मूल्य को नियंत्रण करने के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया, ताकि जो है मूल्य काफी हाई लेवल पे नहीं जाए। क्योंकि सैनिकों को कम वेतन मिलता था, अगर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाता तो क्या होता, वो जो मतलब उसके सैनिक थे उतने पैसा में गुजारा नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ताकि कम पैसा में भी सैनिक गुजारा कर रहे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। और याद रखिएगा, जो अलाउद्दीन खिलजी है मेरे भाई, इसका याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? अली गुरसाप। क्या था सर? अली गुरसाप। आपको पता ही होगा, अली गुरसाप, ठीक है। इसको सिकंदर सानी भी कहा जाता था, सिकंदर सानी, सिकंदर सानी कहा जाता था। सिकंदर सानी का मतलब होता है दूसरा सिकंदर। ये भी सिकंदर के समान महान विजेता था, तो याद रखिएगा, इसको दूसरा सिकंदर भी कहा जाता था या सिकंदर सानी भी कहा जाता था। इसको जनता का चरवाहा भी कहा जाता था। जनता का चरवाहा किस शासक को कहा जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी को। क्यों? क्योंकि जनता के लिए अच्छा काम करता था, उसका देखभाल करता था, इसलिए जनता का चरवाहा भी कहा जाता था, ठीक है। युग का विजेता, युग का विजेता भी कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था, तो इसको युग का विजेता कहा जाता था। याद रखिएगा, राजस्थान के जोधपुर में एक ताम्र पत्र पर लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के शौर्य से और उसकी विजय से पूरा धरती कांप गई थी। यानी कि इसका शौर्य और इसका जो विजय यात्रा था, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया गया था, ऐसा उस लेख में कहा गया है। तो याद रखिएगा, सिकंदर सानी कहा जाता था, जनता का चरवाहा कहा जाता था, युग का विजेता कहा जाता था। तो ये सभी उसका नाम था, इसको याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा सर, अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसका एक और इंपॉर्टेंट आपको नाम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सीरी का किला, ठीक है, सीरी का किला और अलाई दरवाजा, सीरी का किला और अलाई दरवाजा, सीरी का किला और अलाई दरवाजा किसने बनाया सर? तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था सीरी का किला और अलाई दरवाजा, ठीक है। मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए एक सीरी का किला बनाया था, ताकि जो है मंगोल आक्रमणकारी उसके महल तक प्रवेश नहीं कर पाए। तो ये सभी परीक्षाओं में क्या किए जाते हैं दोस्त? पूछे जाते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट एरिया है ये अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में डिटेल में जब सल्तनत काल पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और एक चीज जान लीजिए कि अस्थाई सेना रखने वाला सुल्तान कौन था? तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सेना को नगद वेतन देने वाला, शुरू करने वाला, नगद वेतन देने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैनिकों के हुलिया लिखने वाला सुल्तान कौन था? सैनिकों का पूरा बायोडाटा लिखा जाता था। तो सैनिकों का हुलिया लिखवाने वाला, सैनिकों का हुलिया लिखवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और याद रखिएगा, घोड़ों को दागने की प्रथा, ताकि पहचान हो जाए कि ये घोड़ा हमारे ही सेना का है, तो घोड़ों के दागने का भी प्रथा, घोड़ों को दागने का भी प्रथा किसने शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी शुरू किया। तो ये सभी नाम जो है आप याद रखिएगा, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में आपसे क्या किया जाते हैं? सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान पूर्वक रखना है। सीरी का किला, अलाई दरवाजा, ये सब, ठीक है। और याद रखिए, एक और क्वेश्चन जो बीपीएससी में आया था, इसको याद रखिएगा। अपने राजस्व को, मतलब मतलब अपने राजस्व का, अपने राजस्व को कुल उत्पादन का, कुल उत्पादन का, अपने राजस्व को कुल उत्पादन का 50% लेने वाला, मतलब जो भी पैदा होता था उसका 50% वो राजस्व के रूप में ले लेता था। तो ऐसा शासक कौन था जो, एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम है, ये याद रखिएगा। हुमायूंनामा की स्थापना, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम, याद रखिएगा। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किसके आदेश पर लिखी थी? याद रखिएगा, ये दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है कि हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किसके आदेश पर लिखी थी या की थी? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, ये बाबर है। तो यह होगा
बाबर। इसमें क्या आंसर होगा, याद कीजिए, बताइए। तो हुमायूं नामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की है, तो सही है। और किसके आदेश पर उन्होंने ऐसा किया था, तो अकबर के आदेश पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं। और गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की बेटी थी, याद रखिएगा, बाबर की पुत्री थी। तो ये भी परीक्षाओं में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है, पुस्तकें हैं और लेखक हैं। तब काफी इंपॉर्टेंट है बॉस, ठीक है। तबकाते नासरी, मिनहाज 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 उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, ठीक है। तुगलकनामा अमीर खुसरो, तुगलकनामा अमीर खुसरो, तारीखे फिरोज शाही बरनी, रेहला, रेहला जो है अमीर खुसरो। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए, तबकाते नासरी के लेखक हैं मिनहाज सिराज, सही बात है। तुगलकनामा के लेखक हैं अमीर खुसरो, सही बात है। और तारीखे जो फिरोज शाही है उनका भी लेखक कौन है, बरनी। रेहला पुस्तक जो है सर, ये अमीर खुसरो साहब नहीं लिखे हैं, ये रेहला पुस्तक लिखे हैं कौन, इब्न बतूता। कौन लिखे हैं, इब्न बतूता। और इब्न बतूता जो है ये कहाँ के रहने वाले थे मेरे भाई, ये दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है, मोरक्को अफ्रीका के रहने वाले थे, इसको याद रखिएगा। और ये किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसके समय ये भारत आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको गाजी का पद दिया था, तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और याद रखिएगा मेरे भाई, अमीर खुसरो काफी फेमस है परीक्षाओं के लिए, इनको भारत का तोता या तोतिए हिंद बोला जाता था। इनकी कुछ रचना है जो आपको याद करके रखना होगा, ठीक है। इनकी रचना में आपको क्या याद करके रखना है, तुगलकनामा, तुगलकनामा, तुगलकनामा याद रखिएगा, आशिका, तुगलकनामा, आशिका, ये सब इनकी पुस्तक है। नूह सिपेहर, याद रखिएगा, नूह सिपेहर, ठीक है। ये सभी इनकी क्या है, पुस्तकें हैं। और इनका जो है जन्म जो हुआ था पटियाली यूपी में हुआ था। पटियाली देगा या एटा देगा, अब आपको उसमें निकालना होगा कि कौन होगा। ये यूपी में है पटियाली, या प्रॉपर जगह है एटा। ये कहां पर है, यूपी। दरोगा में पूछा था कि अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था, तो एटा अगर पटियाली देगा तो ठीक ही है, याद रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके लिए काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, तारीखे फिरोज शाही बरनी लिखे हैं, लेकिन याद रखिएगा फतुहाते फिरोज शाही अगर पूछ देगा, ये आत्मकथा है, फतुहाते, फतुहाते फिरोज शाही, याद रखिएगा, फतुहाते फिरोज शाही, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आत्मकथा लिखे हैं फिरोज तुगलक। इस बार सचिवालय का जो री एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि फतवाते फिरोज शाही के लेखक कौन थे, फिरोज तुगलक। लेकिन जब तारीखे फिरोज शाही पूछेगा तो क्या मारिएगा, बरनी। फतवाते फिरोज शाही आत्मकथा है किसका, फिरोज शाह तुगलक का। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि गांधी इरविन समझौता हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। गांधी इरविन समझौता हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सबने अयोग्य आंदोलन को समाप्त करने के लिए, गांधी जी के द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, आमरण अनशन तोड़ने के लिए, ठीक है, आमरण अनशन है ये, ठीक है। और नमक पर कर समाप्त करने के लिए, आमरण अनशन है ये, याद रखिएगा, ठीक है। आमरण अनशन मतलब होता है मरने के लिए अनशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका जो आंसर होगा मेरे भाई ए होगा। क्या होगा, ए होगा। आपको पता है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ वो 5 मार्च 1931 को हुआ। ये दरोगा में क्वेश्चन डेट के साथ पूछा है, 5 अप्रैल 1931, 5 मार्च 1931। तो क्या मारिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। क्योंकि आपको पता है सर कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेने के लिए लंदन नहीं गई। और आपको पता है कि कांग्रेस जब किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं लेती थी तो वैसे ही कहा जाता था कि बारात तो है मगर दूल्हा क्या है, गायब है। यानी मेन पार्टी थी कांग्रेस, अगर वही नहीं जाती थी तो सम्मेलन सफल नहीं होता था। तो अंग्रेजों का विचार ये था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो लंदन में होने वाला था वहां पर क्या हो, कांग्रेस की भागीदारी हो। इसीलिए अंग्रेजों और गांधी जी के बीच में क्या हो, समझौता होना जरूरी है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को,
और दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ देगा सर कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता को करवाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? करवाने में याद रखिएगा तेज बहादुर सप्रू। इसको याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता को करवाने में कौन से दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था? तो तेज बहादुर सप्रू और एस आर जयकर। तेज बहादुर सप्रू और एस आर जयकर का क्या था? काफी बड़ा योगदान था। तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज और आपको और बता देते हैं कि जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, वो भारत का विरोधी आदमी था। वो अंग्रेज जो था वो भारत का विरोधी आदमी था। वो नहीं चाहता था कि गवर्नर जनरल इरविन और इसके बीच में क्या हो, गांधी जी के बीच में समझौता हो। इसीलिए उसने, और इसी दौरान गांधी इरविन समझौता के दौरान ही याद रखिएगा कि विंस्टन चर्चिल जो रहा याद रखिएगा उस गांधी जी को गुस्सा में क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर कहा था। तो इसको भी याद रखिएगा, इसी दौरान कहा था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। विंस्टन चर्चिल अर्धनग्न फकीर कहा था गांधी इरविन समझौता के समय। एकदम से दिमाग में बैठा लेना है। ये सभी तथ्य जो है आपके परीक्षाओं में आने का संभावना रखते हैं। अच्छा, इसी दौरान एक बात याद रखिएगा कि सरोजनी नायडू ने गांधी इरविन समझौता के दौरान ही याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता के दौरान ही सरोजनी नायडू ने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। तो इसको भी आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश याद रखिएगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति। याद रखिएगा इसको, वित्तीय शक्ति। ठीक है, कौन शक्ति? तो वित्तीय शक्ति, या निम्न में से कोई नहीं। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं 1, 2, 3 के तहत अनुच्छेद, कौन सा इसमें शक्ति है? तो याद रखिएगा ये उनकी विधायी शक्ति है। क्वेश्चन को देखो सर, कोई भी पढ़ाई करो तो सिर्फ एक एंगल में नहीं पढ़ाई करो आप। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको, पैटर्न को समझने का प्रयास करो भाई। तो राष्ट्रपति के जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है दोस्त? तो अनुच्छेद 123 के तहत है। याद रखिएगा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आपको पता है सर कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। क्योंकि संसद जो है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर, देखिए कोई भी कानून बनता है, संसद जो है, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में है? 79। और संसद जो है वो 3 लोगों से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा किसके मिलकर बना होता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। होता क्या है कि कोई भी बिल लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ और राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति साहब जैसे ही उस पर अनुमति देते हैं, कलम सिग्नेचर करते हैं, वो बिल क्या हो जाता है? कानून बन जाता है। तो याद रखिएगा जब लोकसभा अभी सत्र में नहीं है, मान लीजिए कि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो अकेले राज्यसभा तो कानून नहीं बना सकता। ठीक है, क्योंकि इसके लिए दोनों का रहना क्या है? जरूरी है। तो याद रखिएगा जब लोकसभा सत्र में नहीं हो या राज्यसभा सत्र में नहीं हो, राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होता, लेकिन मान लो कि सेशन नहीं चल रहे, तो वैसी स्थिति में आपको देश के लिए कानून बनाना जरूरी है और तुरंत कानून लाना जरूरी है। तो राष्ट्रपति को यह पावर दिया गया है कि वो अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर देंगे? अध्यादेश जारी कर देंगे। और वो अध्यादेश का वैल्यू वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। और राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश की अवधि होती है वो कितने सप्ताह तक होती है मेरे भाई? तो याद रखिएगा 6 सप्ताह तक होती है। और इसी बीच में मान लो कि लोकसभा राज्यसभा फिर से बैठ गया, तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो लाया गया है उस पर चर्चा होती है। अगर उसको कंटिन्यू किया गया तो पूरा कानून रह जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन अगर
संसद, लोकसभा और राज्यसभा चाहते हैं कि नहीं, ये अध्यादेश को खत्म करना चाहिए, कानून ठीक नहीं है, इसमें और बेहतर हो सकता है, तो जब वो बोल देंगे कि नहीं होगा, तो उनका ये राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश की अवधि है वो कितने दिन तक रहेगी, 6 सप्ताह, और 6 सप्ताह के बाद क्या होगा, खत्म। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर जारी रहा तो खैर वो कानूनी बन जाएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश की अवधि कितना दिन रहेगा, 6 सप्ताह, और 6 सप्ताह के बाद राष्ट्रपति, अगर इसको अनुमति नहीं मिलता है तो 6 सप्ताह के बाद राष्ट्रपति उसको क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। तो इसकी कैसी शक्ति है, तो विधायी शक्ति है, और ये सभी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा, आपको एक बात बता देते हैं, कुछ आर्टिकल्स जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में याद रखिएगा कि आपको बार बार लिखवाते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत में एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होगी। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगी, राष्ट्रपति में होगी, राष्ट्रपति में होगी, ठीक है। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसको याद रखिएगा, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 55 में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, ठीक है, निर्वाचन की विधि, ये सब याद रखिएगा मेरे भाई, भूलिएगा मत। अनुच्छेद 56 में क्या होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, अनुच्छेद 56 में, ठीक है। और अनुच्छेद 57 में, 57 में क्या है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी कि भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हो, कोई समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, ये सब याद रखिएगा, परीक्षा में आ जाते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या है, तो याद रखिएगा 58 में राष्ट्रपति का योग्यता है, क्या है, योग्यता, ठीक है। अनुच्छेद 59 में क्या है, तो राष्ट्रपति की सेवा शर्तें और वेतन, सेवा शर्तें, याद रखिएगा, सेवा शर्तें और वेतन, ठीक है। और अनुच्छेद 60 में क्या है, तो राष्ट्रपति को शपथ, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा। अनुच्छेद 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर क्या है, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 71 में क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो जाए तो इसका निपटारा कौन करेगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का विवाद हो जाए निर्वाचन में तो विवाद का निपटारा कौन करेगा, तो याद रखिएगा, करेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो इतना कुछ फैक्ट है, याद कर लीजिएगा, काफी काम का चीज है आपके लिए। चलिए आगे आते हैं। किस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा है मालिक, ठीक है, क्या होगा, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें से क्या होगा, इसका जो आंसर होगा आप बताइए, इसका आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया गया, एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में नेपोलियन जो था काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, और नेपोलियन ने बोला कि यूरोप में कोई एक सिद्धांत लाया था, महाद्वीपीय सिद्धांत, ठीक है, महाद्वीपीय सिद्धांत, ठीक है। और महाद्वीपीय सिद्धांत में यह कहा गया था कि यूरोप में जो है कभी भी इंग्लैंड के जो सामान है वो कभी यहाँ पर नहीं बिकेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में व्यापारियों को लॉस हो रहा था, तो व्यापारियों को लॉस हो रहा था तो क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के जो व्यापारी हैं वो ब्रिटेन की सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि हमें बाजार दो, हम कहाँ अपना सामान को बेचेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ था। कोई दूसरी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर रही थी, और इंग्लैंड में व्यापारी चाह रहे थे कि हमको बाजार मिले। तो याद रखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, याद रखिएगा, व्यापारिक अधिकार को, किस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये याद रखिएगा, व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त। क्योंकि
भारत में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी। तो इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अन्य व्यापारी भी जाकर भारत में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अन्य कंपनियां भी भारत में व्यापार कर सकती थी। लेकिन याद रखिएगा, चीन और चाय के पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, क्योंकि चाय में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारा पैसा लगाई थी और चीन में भी बहुत सारा पैसा लगाई हुई थी। इसलिए चीन और चाय के साथ मतलब उसका एकाधिकार को छोड़ के बाकी उसका व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसी 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्चा किया जाएगा। शिक्षा पर 1 लाख रुपया क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। ठीक है। तीसरा 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था कि ईसाई मिशनरियों का भारत में क्या हुआ, आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का भारत में क्या हुआ, आगमन हुआ। तो ये सभी याद रखिएगा। अगर पूछेगा किस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो याद रखिएगा 1813 के। इसको काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने पेश होंगे दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिएगा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे भी चैनल को क्या कीजिए, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी हौसला मिले और अच्छा से कंटेंट आपके लिए ला सके। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। गुड नाइट।